नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं डियर एक ऐसे शानदार प्रैक्टिस सेट की जो हिंदी भाषा का एक रामबाण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं डियर, या सीटेट की कर रहे हैं, या सुपर टेट की कर रहे हैं डियर, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक एक एक पॉइंट को वॉच करते हुए चलिएगा। ये ऐसा प्रैक्टिस सेट है जिसमें ग्रामर और पेडागोजी के बेस्ड मिले जुले प्रश्न डियर। आपको बता दें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इशारा किया है कि जो आगे आने वाली परीक्षाएं होंगी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, उनमें पेडागोजी बेस्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न डियर कह रहा है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या भाषा परिवार से सीखी जाती है, या सहज होता है, या कठिन होता है, या विद्यालय में ही होता है? तो बता दें डियर, जो भाषा अर्जन के बारे में कथन सत्य है वो सहज होता है। भाषा कैसी प्रक्रिया है? तो भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है और भाषा को बालक क्या सहज और स्वाभाविक रूप से सीख लेता है डियर। इसका जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। तो निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे महत्वपूर्ण जो कम उपयोग है वो कौन सा होगा? तो आपको बता दें डियर, जो शब्दकोश है यानी कि डिक्शनरी की बात हो रही है। तो डिक्शनरी के लिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग है आपके जीवन में डिक्शनरी का, वो प्रश्न पूछ रहा है। बिल्कुल ये समझिए पॉइंट से। क्या किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, या किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, या अक्षर और वर्णों का क्रम जानना, या किसी शब्द का अर्थ जानना? तो किसी शब्द का समानार्थी शब्द भी जानना है तो डिक्शनरी यूज होती है डियर। शब्द की सही वर्तनी कैसे लिखी है इसके लिए भी हम डिक्शनरी का यूज करते हैं डियर। किसी शब्द के अर्थ के लिए भी डिक्शनरी यूज करते हैं, लेकिन अक्षरों एवं वर्णों के क्रम से कोई लेना देना जो है डिक्शनरी का नहीं होता डियर। इसका जो सी ऑप्शन है वही सही है, क्योंकि प्रश्न में गलत पूछा था और वर्णों का जो क्रम देखना होता है ये डिक्शनरी का कोई सब्जेक्ट नहीं डियर। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण में जो बाल साहित्य का उद्देश्य है डियर, वो बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है, या बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना है, या बच्चों को जीवन कौशल सिखाना है, या बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना है? तो बच्चों को जो आप बाल साहित्य पढ़ा रहे हैं उसका जो मेन पर्पज होना चाहिए डियर, वो बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना होगा। क्योंकि बाल साहित्य में आप गद्य पद तथा चंपू काव्य का जो है स्वरूप जो है उसके अंदर डेवलप्ड करने की कोशिश करेंगे। वो उतार चढ़ाव, अवरोह आरोह, विराम चिन्हों इत्यादि का समुचित प्रयोग कर रहा है कि नहीं बाल साहित्य को पढ़ते वक्त? इसका जो बी ऑप्शन है डियर वही एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है वो बच्चों की क्या सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना है। पहला ही ऑप्शन एकदम सही मिल गया है। आप बालक को उसके अनुसार जो है बातचीत कहने का जो है स्वयं जो है ज्ञान को खोजने की प्रवृत्ति का विकास करेंगे। जब वो करके और स्वयं सीखेगा तो सहज अभिव्यक्ति का आप उसे अवसर देंगे तो वो अच्छे से उन चीज़ों को इंक्लूड करके सीख लेगा और अपने विचारों को जो है प्रकट कर देगा। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है डियर, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। मान लीजिए आप एक एजुकेटर हैं, टीचर हैं, क्लास में आप बच्चे को कहानी सुना रहे हैं, छोटा बालक है, तो आप कैसे उसमें उस कहानी को उपयोगिता साबित कर देंगे? प्रश्न ये पूछ रहा है। क्या कहानी में मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी में मिलने वाली सीख द्वारा, कहानी कहने के तरीके द्वारा, या कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर? तो जी डियर, इसका जो डी ऑप्शन है, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्य, जो कहानी आप सुना रहे हैं उसमें जो कैसा संबंध है उस कहानी का बीच बीच में आए हुए पात्रों का, उसके माध्यम से बालक में उसकी उपयोगिता सिद्ध कर देंगे डियर। और बालक उन चीज़ों को अपने अंदर जो है क्या उस गुण को अपने अंदर जो है समाहित कर लेगा और निकट भविष्य में उसी तरीके का आचरण और अनुकरण करेगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती।
तो किसकी उपेक्षा नहीं कर सकते आप उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में? तो आप जो है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं कर पाएंगे डियर, क्योंकि प्रत्येक बालक की अपनी एक मातृभाषा होती है और जब आप उस बालक को उसी की मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो वो जल्दी उन चीज़ों को बेटर तरीके से सीख पाएगा और उस ज्ञान को पूर्ण रूप से स्थायी कर लेगा अपने अंदर। तो आप उसकी भाषिक पृष्ठभूमि को कभी भी नकार नहीं सकते, यानी कि उसकी भाषिक पृष्ठभूमि की आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं डियर। इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महेंद्र में संधि है, तो आपको पता है महा प्लस इंद्र महेंद्र होता है और महेंद्र में एक पाई आप देख रहे हैं लगी हुई है और जहां भी आपको एक पाई मिल जाए तो आप सीधे गुण संधि मार दीजिए। और गुण संधि का जो सूत्र है डियर वो आद्य गुणा होता है। अगर यहीं पर आपको डबल पाई मिल जाती तो आप वृद्धि संधि मार दीजिए डियर। अगर आधा अक्षर आपको मिल जाए जैसे अत्यंत तो आप वहां यण संधि मार दीजिए। ये कुछ ट्रिक बेस्ड है, अगर आप पूरी संधि नहीं समझ पा रहे हैं तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा और एग्जाम में क्रैक कीजिएगा डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हस्ताक्षर में कौन सा वचन है? क्या एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या कोई नहीं? तो हस्ताक्षर जो है डियर ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कुछ चीजें हैं जो परमानेंट क्या बहुवचन में आती हैं, जैसे प्राण हो गया, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गया डियर। ये सारी चीजें हमेशा और हमेशा बहुवचन में यूज होती हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ साथ डैश के माध्यम से विकसित होती है। तो बता दें डियर जो पियाजे हैं ये स्विस मनोवैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है और इन्होंने सारे ही प्रयोग अपनी बालिकाओं के ऊपर कर दिए थे और इन्होंने परिवेश के साथ जो है अंतःक्रिया की बात की थी डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। पियाजे ने जो है परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही क्या भाषा तथा संज्ञानात्मकता का विकास हो सकता है। इसका जो सी ऑप्शन है करेक्ट है डियर। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य कैसा हो। मान लीजिए आप टीचर हैं, आप क्लास में कहानियां सुना रहे हैं तो बच्चे में जो कहानी सुनाते के दौरान जो वाक्य आए वो बहुत लंबे हैं, तो घबराएंगे नहीं, बशर्ते वाक्य कैसे हों। ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या सार्थक तथा मजेदार हों, जोर से बोले गए हों, पहले से सुने गए हों या सीधे व सरल हों। तो कैसे हों डियर, वो सार्थक भी हों और क्या मजेदार भी हों। क्योंकि कुछ चीजें आप कहते हैं ना कि बालक को खेल खेल में एजुकेशंस को मुहैया कराना है। हमारा एनसीएफ भी यही कहता है कि बालक को खेल खेल में करके सीखने से जो है उसको प्रोड्यूस कीजिए, वो अपने अंदर को ज्ञान को क्या जो है वो जागरूक कर लेगा। और ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझाने के तरीके से आप प्रभावित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर कर दीजिएगा डियर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? क्या कविता का भाव विश्लेषण पर, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा पर, या कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति पर, या कविता में अलंकारों की पहचान पर? तो कविता शिक्षण में जो आप सर्वाधिक महत्व देंगे डियर वो कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति पर देंगे, क्योंकि कविता कैसी हो वो रस से ओतप्रोत हो डियर, लय पूर्णता और प्रवाह और जो है नवीनता का संचार हो, तभी वो जो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी डियर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कविता शिक्षण की विधि है, तो कविता शिक्षण की जो विधि होगी डियर वो कैसी है? क्या लेखन है, अर्थबोध प्रणाली है, कौशल प्रणाली है या अक्षर बोध प्रणाली है डियर? तो कविता शिक्षण की जो विधि है वो अर्थबोध प्रणाली है डियर। इसका जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। भाषा के आधारभूत कौशल कैसे होते हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो बता दें डियर जो भाषा के आधारभूत कौशल हैं वो क्या अंतः संबंधित होते हैं, सर्वथा पृथक होते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं या हमेशा अर्जित किए जाते हैं? तो डियर जो भाषा के आधारभूत कौशल हैं 4 होते हैं। मैं आपको बता दूं इसकी ट्रिक है सुबोपाली, यानी कि सुनना, बोलना और पढ़ना। और भाषा के जो चारों कौशल होते हैं डियर ये हमेशा अंतः संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट कर लीजिएगा। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, बिल्कुल सही है।
भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, बात गलत है डियर। क्योंकि हम भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित करें इसके लिए कोई बाध्यता या कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। इसका जो सी ऑप्शन है डियर वो एकदम करेक्ट है। बालकों की कठिनाइयों का पता लगाने की विधि कौन सी है? तो आपको पहले मैं बता चुका हूं कि क्या निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा प्रणाली होती है, और जब कोई बालक में कोई कमी आती है, कोई चीज वो नहीं सीख पाता, तो उसका कारण ढूंढा जाता है, और वो कारण को पता लगाने की जो विधि होती है डियर वो निदानात्मक होती है, और फिर उस कारण को दूर करते हैं हम जिस विधि से, उसको उपचारात्मक या रेमेडियल टीचिंग मेथड कहते हैं डियर। इसका जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं स्पष्टता, शिष्टता, मधुरता या ये सभी। तो मौखिक अभिव्यक्ति की जो विशेषताएं हैं डियर ये तीनों ही चीजें हैं। इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण से, रटकर बोलने की शैली से, आरोह अवरोह को ध्यान में न रखकर लगातार बोलने की शैली से, या बिना भूले लगातार बोलने की शैली से। तो जो मौखिक अभिव्यक्ति को आप सफल बना पाएंगे तो भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण से ही बना पाएंगे डियर। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सी भी सही था, आरोह अवरोह को ध्यान में रख कर अगर होता तो ये भी ऑप्शन सही था, लेकिन यहां ना लग गया इसलिए ये नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, एकदम गलत हो गया, और पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो मौखिक अभिव्यक्ति शुद्ध वर्तनी, श्रुतलेख, सुलेख या सुभाषण। तो मौखिक अभिव्यक्ति जो डियर है इसमें वो आसुभाषण है। अब आपके माइंड में आया होगा कि आखिर आसुभाषण क्या होता है। तो आसुभाषण मैं आपको बता दूं, जैसे आप मान लीजिए किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके टीचर ने अचानक आपको खड़ा कर दिया, बोल दिया कि स्टेज पर आइए महोदय, और जो है संविधान के टॉपिक पर 2 शब्द अपने व्यक्त कीजिए। तो आपको पहले से उस चीज के बारे में पता नहीं था कि हमें आज संविधान के बारे में 2 शब्द बोलना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो तुरंत उसके विषय में 4-6 लाइनें आप एकत्रित कर लेंगे अपने माइंड में तुरंत, कि संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान था, इसको बनाने में इतने वर्ष इतने रुपया लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए, 63,76,729 रुपए लग गए। जैसे ही आप इस तरह की चीजों को विस्तृत रूप से बताने लग जाते हैं तो यही क्या आसुभाषण है, क्योंकि तत्काल आपने तैयार किया अपने माइंड में, इसी को आसुभाषण कहते हैं डियर। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है? समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, या संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश आते हैं डियर, इसमें जो व्यापक शब्द है, तो बता दें जो मूल्यांकन होता है इस जो व्यापक का है, इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक, जिसमें हम बालक के तीनों या कहने की संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन कर लेते हैं, वो व्यापक मूल्यांकन कहलाता है डियर। और इसमें सी ऑप्शन में लिखा है संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक, यही एकदम करेक्ट है डियर। इसका जो सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। बात कर लेते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है डियर। छात्रों की सृजनात्मकता का सही मूल्यांकन किस प्रकार संभव है? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, थिंकिंग एबिलिटी की बात हो रही है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता पहले आपको बता दें कहते किसे हैं। तो सृजनात्मकता कुछ नया करके दिखा देने की कला ही क्या सृजनात्मकता है, और किस प्रकार संभव है? क्या मुक्त अंत वाले प्रश्नों से कर पाएंगे, या सतत मूल्यांकन की सहायता से करेंगे, या व्यापक मूल्यांकन के द्वारा करेंगे, या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सहायता से करेंगे? तो सृजनात्मकता डियर आप मुक्त अंत वाले प्रश्नों के द्वारा ही कर पाएंगे। और मुक्त अंत वाले प्रश्नों को आप क्या कह देते हैं, आप सारी जो है प्रश्न भी कह देते हैं, आप सारी चिंतन भी आप इसे कह देते हैं डियर। तो ये थे आज के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी विषय से थे। और ये यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शिद्दत से देखिएगा, एक एक पॉइंट को आप समझिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपको लगातार निरंतर उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।